लाल यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत साहित्यिक स्रोतों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। ये साहित्यिक स्रोत राजस्थान इतिहास से संबंधित होंगे। इन स्रोतों से हमें राजस्थान इतिहास की जानकारी जो होती है उसके बारे में हमें विश्लेषण करने को सहायता मिलेगी। हमें घटनाओं को घटित हुए कारणों, परिणामों या विषय वस्तु के संदर्भ में जानकारी मिलेगी। साहित्य की रचना भारत की प्राचीन परंपरा रही है और राजस्थान भी इस दिशा में पीछे नहीं रहा है। संस्कृत, राजस्थानी और हिंदी भाषा में अनेकानेक रचनाएं उपलब्ध होती हैं जो अपने समय की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जनजीवन की व्यापक जानकारी देती हैं। इसमें भी जो ऐतिहासिक साहित्य है उसे हम निम्नलिखित भागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे संस्कृत साहित्य, राजस्थानी साहित्य, हिंदी साहित्य, फारसी साहित्य, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। यदि हम संस्कृत साहित्य की बात करें तो संस्कृत भाषा में रचित ग्रंथों से हमें राजस्थान इतिहास से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं। जैसे जयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय से हमें चौहान शासकों के अंतर्गत अजमेर के साम्राज्य विस्तार के साथ साथ पृथ्वीराज चौहान की विजयों की जानकारी मिलती है। कुंभा द्वारा रचित नृत्य रत्न कोश से हमें भारतीय नृत्य तथा नृत्य कक्षों की जानकारी मिलती है। कुंभा के प्रमुख शिल्पी मंडन द्वारा रचित राजवल्लभ नामक ग्रंथ से नगर निर्माण कला की विभिन्न शैलियों का पता चलता है। एकलिंग महात्म्य नामक ग्रंथ से हम मेवाड़ के शासकों की वंशावली का ज्ञान होता है। इस ग्रंथ से पता चलता है कि मध्यकाल के प्रारंभ में मेवाड़ को मेदपाट और हाड़ौती को हाड़ावती कहा जाता था। इसमें तत्कालीन वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था का भी उल्लेख है। 15वीं सदी में रचित भट्टी काव्य के द्वारा हमें उस समय के जैसलमेर राज्य के विस्तार, जैसलमेर और लोधरापुरी के निर्माण तथा शासकों की उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार बीकानेर नरेश कल्याणमल के आदेश से सदाशिव द्वारा रचित राज विनोद नामक ग्रंथ से हमें बीकानेर निवासियों के रहन सहन, रीति रिवाज, आमोद प्रमोद आदि की जानकारी तो मिलती ही है, साथ में सैनिक एवं आर्थिक जीवन की भी पर्याप्त जानकारी मिलती है। बीकानेर के मंत्री करमचंद द्वारा रचित वंशोत कीर्तन काव्यम में बीकानेर राज्य के विस्तार, बीकानेर राज्य का वर्णन, दान पुण्य संबंधी संस्थाओं एवं दशहरे आदि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। राजनीतिक इतिहास के अमरसार के अध्ययन से हमें महाराणा प्रताप, महाराणा अमर सिंह प्रथम और करण सिंह के शासन कालों की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। राजनीतिक इतिहास के अलावा इस ग्रंथ से हमें उस युग में प्रचलित विभिन्न मिठाइयों, दास प्रथा, सैनिकों की वेशभूषा, मल्ल युद्धों, जानवरों की लड़ाइयों आदि के बारे में भी जानकारियाँ मिलती हैं। इसी प्रकार राज प्रशस्ति के लेखक रणछोड़ भट्ट द्वारा रचित अमर काव्य वंशावली से हमें बापा से लेकर राणा राज सिंह तक मेवाड़ के इतिहास की जानकारी मिलती है। इसमें जोहर तथा दीपावली का विस्तृत वर्णन मिलता है। सदाशिव द्वारा रचित राज रत्नाकर भी महाराणा राज सिंह तक मेवाड़ के राजनीतिक इतिहास की जानकारी देता है। महाराणा राज सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियों की जानकारी के लिए यह ग्रंथ बहुत ही अधिक उपयोगी है। जोधपुर नरेश अजीत सिंह के दरबारी कवि जगजीवन भट्ट द्वारा रचित अजीतोदय मारवाड़ के इतिहास की रचना के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इस ग्रंथ में महाराजा जसवंत सिंह और अजीत सिंह के समय के युद्धों, संधियों, विजयों और राजनीतिक उपलब्धियों के साथ साथ उस समय में प्रचलित रीति रिवाजों और परंपराओं की भी जानकारी मिलती है। नैचंद सूरी द्वारा रचित अमीर महाकाव्य एक उच्च कोटि का काव्य है। इससे हमें चौहानों की वंशावली, समय समय पर किए गए मुस्लिम आक्रमणों का प्रतिरोध आदि की जानकारी मिलती है। इसमें चौहानों के मूल निवास स्थान शाकंभरी, सपादलक्ष देश और अजमेर नगर आदि की स्थापना संबंधी बातों का भी उल्लेख मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के बारे में इस ग्रंथ से हमें विस्तृत जानकारी मिलती है। इसी प्रकार के अन्य बहुत से ग्रंथों से हमें राजपूत राज्यों के विषय में विविध प्रकार की जानकारियाँ मिलती हैं। संस्कृत साहित्य के बाद
यदि हम बात करें राजस्थानी साहित्य की, तो राजस्थानी भाषा का साहित्य प्राचीन एवं समृद्ध है। 9वीं शताब्दी से ही राजस्थानी भाषा की रचना उपलब्ध होती है। इनमें रासो अधिक लोकप्रिय हैं। 16वीं शताब्दी के पूर्व लिखे गए रासो साहित्य के अंतर्गत बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, क्यामखां रासो ऐतिहासिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। रासो साहित्य से हमें तत्कालीन राजपूत राज्यों की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक स्थिति के बारे में उपयोगी जानकारी मिलती है। 16वीं सदी के बाद राजस्थान के ऐतिहासिक गद्य के अनेक रूप देखने को मिलते हैं, जैसे कि ख्यात, वात, वंशावली, पीढ़ावली, पट्टावली, विगत, हकीकत, हाल, कर्सी गुरु के को याद, वचनिका आदि। ख्यात इतिहास को कहते हैं। वात में किसी व्यक्ति या जाति या घटना या प्रसंग का संक्षिप्त इतिहास होता है। ख्यात बड़ी होती हैं, वात छोटी। वंशावली और पीढ़ावलियाँ में पीढ़ियाँ दी जाती हैं, जिनके साथ में व्यक्तियों का संक्षिप्त या विस्तृत परिचय भी प्राय रहता है। पट्टावली में जागीरदारों के पट्टे अर्थात जागीरों का विवरण रहता है। हकीकत और हाल में किसी घटना या प्रसंग का विस्तृत विवरण होता है। याद, यादाश्त को कहते हैं। वचनिका ऐतिहासिक कब होता है। राजस्थानी साहित्य में जो सबसे महत्वपूर्ण आता है वह है ख्यात साहित्य। इस समय उपलब्ध ख्यातें 17वीं शताब्दी से ही प्रारंभ होती हैं। राजकीय ख्यातों के लेखक राजकीय कर्मचारी, पंचोली आदि लोग थे, पर कई व्यक्तियों ने स्वतंत्र रूप से भी ख्यातें लिखी। इनमें नैणसी, दयालदास, बांकेदास का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन ख्यातों का महत्व ऐतिहासिक ही नहीं किंतु साहित्यिक भी है। ख्यात दो प्रकार के हैं, जैसे जिसमें लगातार या संलग्न इतिहास हो, जैसे दयालदास की ख्यात, और जिसमें अलग अलग बातों का संग्रह हो, जैसे नैणसी और बांकेदास की ख्यात। यानी हम ख्यातों को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक जो लगातार व संलग्न इतिहास से संबंधित हैं और दूसरी जिनमें अलग अलग बातों का संग्रह है। मध्यकालीन एवं आधुनिक राजस्थान के विशुद्ध इतिहास के निर्माण में ख्यात साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। यह ठीक है कि ख्यातों के अधिकांश लेखक राजाओं के परंपरागत मुसाहिब थे और उनका एकमात्र लक्ष्य अपने शासक की यशोगाथा का वर्णन करना था। फिर भी राजपूत राज्यों एवं उनके शासकों के बारे में जो जानकारी फारसी में लिखित ग्रंथों में नहीं मिलती, वह ख्यात साहित्य में उपलब्ध होती है, जिनके माध्यम से विशुद्ध इतिहास की रचना की जा सकती है। उदाहरणार्थ, मारवाड़ नरेश मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य लड़े गए युद्ध, जयसिंह के मानसिंह और राणा प्रताप के उदय सागर की पाल पर मुलाकात का वर्णन आदि घटनाओं का जितना व्यापक विवरण नैणसी की ख्यात से प्राप्त होता है, उतना अन्य किसी भी साधनों से नहीं मिलता। फिर भी ख्यातों के आधार पर इतिहास का निर्माण करते समय काफ़ी ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इनमें कई प्रकार की कमियां रह जाती हैं, जिन्हें हम अन्य साधनों की सहायता से पूरा करने की ज़रूरत है। उदाहरणार्थ, ख्यातों में वर्णित बहुत सी तिथियां सही नहीं पाई गई। ख्यातों में घटनाओं का विवरण तिथि क्रमानुसार नहीं किया गया। ख्यातों में वर्णित व्यक्तियों और स्थानों के नामों को लिखने में भी शुद्धता की तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया गया। नैणसी के अलावा अन्य किसी ख्यातकार ने अपने ऐतिहासिक स्रोत का उल्लेख भी नहीं किया, जिससे उनके द्वारा वर्णित घटना को प्रमाणिक मानने में कठिनाई होती है। फिर भी ख्यात साहित्य के ऐतिहासिक महत्व को कम नहीं किया जा सकता। ऐतिहासिक स्रोत के रूप में उनका अपना विशिष्ट स्थान बना रहेगा। कुछ प्रमुख ख्यातों की जानकारी यहाँ देना आवश्यक है, जैसे मुंडियार की ख्यात। मौजूदा समय में मुंडियार नागौर से 10 मील दूर स्थित है। मारवाड़ के राठौड़ शासकों ने मुंडियार गांव चारणू को अनुदान में दिया था। उन्हीं ने ख्यात की रचना की। इस ख्यात को राठौड़ों की ख्यात भी कहा जाता है। ख्यात के लेखक तथा रचनाकाल के बारे में निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं होती। विद्वानों का मानना है कि यह ख्यात संभवतः जोधपुर नरेश जसवंत सिंह के समय में लिखी गई होगी, क्योंकि इसमें मारवाड़ के राठौड़ शासकों राव सिंहा से लेकर महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु तक का विवरण दिया गया है। इस ख्यात में मारवाड़ के प्रत्येक राजा का जन्म, राज्याभिषेक और स्वर्गवास का तिथिक्रम मिलता है। इसके साथ ही प्रत्येक राजा की पत्नियों तथा उनकी संतानों का भी उल्लेख मिलता है। समय समय पर मुगल शासकों को ब्याही गई मारवाड़ की राजकुमारियों का उल्लेख भी किया गया है। इस ख्यात से पता चलता है कि मोटा राजा उदय सिंह ने अकबर के पुत्र सलीम का विवाह अपनी सगी बहन से न करके अपनी दत्तक बहन के साथ किया था।
जो इतिहास में जोताबाई के नाम से प्रसिद्ध है। ख्यात के अनुसार जोताबाई राजा मालदेव की एक दासी की पुत्री थी। इस ख्यात की एक प्रति सीतामऊ के नटनागर संस्थान में भी उपलब्ध है। नैणसी की ख्यात। मुहनोत नैणसी का जन्म ओसवाल वैश्यों की मुहनोत गोत्रीय शाखा में 1610 ईस्वी के दिन हुआ था। इनके पिता का नाम जयमल और माता का नाम स्वरूप देवी था। नैणसी के 3 और भाई थे, सुंदरदास, आस्करण, नरसिंहदास। मुहनोत घराना कई पीढ़ियों से मारवाड़ राजघराने की सेवा करता आ रहा था। नैणसी के पिता जयमल को जोधपुर नरेश गज सिंह ने अपना देश दीवान नियुक्त कर रखा था। युवा अवस्था में नैणसी को भी राज सेवा में ले लिया गया। उसकी सेवा का पहला उल्लेख महाराजा गज सिंह के काल में 1632 ईस्वी में मिलता है। 1638 ईस्वी में नैणसी ने फलोदी के समीप बलोचों को पराजित किया। 1643 में उसे मलानी महेशदास महेचा के विरुद्ध भेजा गया। इसी प्रकार उसे रावत नारायण के दमन के लिए भी नैणसी को भेजा गया था। पोखरण विजय के बाद नैणसी को पोखरण का सैनिक थानेदार के पद पर नियुक्त किया गया। 1657-58 में महाराजा जसवंत सिंह ने नैणसी की वीरता और राजनीति आदि योग्यताओं से प्रसन्न होकर मियाँ फरासत के स्थान पर उसे अपना दीवान नियुक्त किया। लगभग 10 वर्षों तक नैणसी ने इस पद पर रहते हुए राज्य की अमूल्य सेवा की। जब औरंगजेब ने शिवाजी का दमन करने के लिए महाराजा जसवंत सिंह को दक्षिण में नियुक्त किया था, तो जसवंत सिंह अपने साथ नैणसी और उसके भाई सुंदरदास को भी लेते गया। वहाँ न जाने किस कारण उसे महाराजा से नाराज़गी झेलनी पड़ी। दोनों भाइयों को कैद कर लिया गया। 1.5-2 वर्ष बाद उन्हें 1 लाख रुपया जुर्माना देकर मुक्त होने को कहा गया, परंतु इन्होंने दंड में 1 पैसा भी देना स्वीकार नहीं किया। इस पर इन्हें जोधपुर भिजवाने की व्यवस्था की गई, परंतु मार्ग में ही इन्हें मरवा दिया गया। वस्तुतः नैणसी की कैद और मृत्यु इतिहास और राजनीति की एक विस्मयजनक घटना है, जिसका अभी तक कोई विश्वस्त स्पष्टीकरण नहीं हुआ है। लेखक के रूप में नैणसी ने 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। एक का नाम मुहनोत नैणसीरी ख्यात और दूसरे का नाम मारवाड़ परगनारी विगत। इन दोनों में मुहता नैणसीरी ख्यात अधिक प्रसिद्ध है। बाद के इतिहास लेखकों के लिए यह ख्यात सबसे अधिक लोकप्रिय एवं सहायक सिद्ध हुई। इस ख्यात में ऐसी अनेक घटनाओं का विवरण है जो समकालीन या बाद में लिखे गए ख्यात ग्रंथों में नहीं मिलता। जैसे नैणसी की ख्यात की भाषा राजस्थानी भाषाओं और बोलियों में सबसे अधिक सशक्त और विकसित मारवाड़ी भाषा है, जो पश्चिमी राजस्थानी का विशिष्ट रूप है। ये नैणसी की ख्यात की एक विशेषता है। इसी प्रकार अन्य विशेषताओं में नैणसी की ख्यात में छोटे छोटे प्रसंगों के खंडों को अलग अलग नामों से लिखा गया है, जो घटना प्रसंग के परिणाम और उनके विषय का प्रतिपादन करते हैं, जैसे वार्ता, हकीकत, साख, पीड़ावली, हवालों इत्यादि। स्थान स्थिति को सही रूप में संकेतित करने के लिए नैणसी ने अपनी ख्यात में 8 दिशाओं के मध्य को राजस्थानी साहित्य के 8 विशेष दिशाओं का प्रयोग किया है। जितने भी ख्यात ग्रंथ लिखे गए हैं वे प्राय राजस्थान या एक राज्य विशेष के वर्णन तक ही सीमित हैं, किंतु नैणसी की ख्यात की एक यह अद्वितीय विशेषता है कि वह ऐसी सीमा में बंधी हुई नहीं है जिसमें मध्यकालीन राजस्थान के सभी राज्यों और प्रदेशों के अतिरिक्त सिंध, गुजरात, मध्य भारत, महाराष्ट्र, हरियाणा इत्यादि देशों और उनके शासक एवं राठौड़, गोहिल, डाबी, सिसोदिया, हाड़ा, सोनगरा, बोड़ा, खींची, मोहिल, सीबा, भाटी, जाडेचा, सावड़ा, सोलंकी, बाघेला, झाला, दहिया इत्यादि क्षत्रियों की 36 शाखाओं की उत्पत्ति के साथ विवेचन हुआ है, जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक दृष्टि से नैणसी की ख्यात का भी अत्यंत महत्व है। इसमें मंदिर, मठों, किलों आदि का निर्माण, भेंट, पूजा, बलि आदि के प्रकार, तीर्थों का वर्णन और उनका महत्व, तीर्थ यात्राओं के वर्णन भी हैं। सगाई विवाह के 8 प्रकारों का वर्णन, वीरों का मरणोत्सव, सतियों का जोहर, पतिव्रत जातियों की उत्पत्ति, धर्म परिवर्तन, जातियों के रीति रिवाज, धंधे, पर्व, त्योहार, माप, तोल, कर, मुद्राएं इत्यादि सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, गृहस्थ जीवन की अनेक
विविध झांकियों के इस बृहद ग्रंथ में स्थान स्थान पर दर्शन होते हैं। ख्यात में भौगोलिक वर्णन भी यथा प्रसंग उल्लिखित है। इसमें नदियों के नाम, उनकी लंबाई, उनके मार्ग, पर्वतों के नाम, प्रदेश, जिले, परगने, गाँव इत्यादि का विस्तार से वर्णन मिलता है। ख्यात की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता पीढ़ियों का वृहद संकलन है। इतना बड़ा संग्रह एक जगह कहीं नहीं मिलता। नैन्सी ने अपनी ख्यात में समाज, राजनीति और इतिहास से जुड़ी हुई अनेक छोटी मोटी महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख किया है, जो जनजीवन में लोक साहित्य बनकर लोक वार्ताओं के रूप में सामने आई। इनके अतिरिक्त अनेक लोक व्यवहार में मुहावरे, कहावतें, आख्यान इत्यादि का प्रयोग भी किया गया है। नैन्सी की दूसरी कृति मारवाड़ परगनारी विगत, जो लगभग ख्यात के जितनी ही बड़ी है, इसमें नैन्सी ने मारवाड़ के उस समय के सभी परगनों के गांवों की आमदनी, जागीरी ठिकाने, उनकी रेख चाकरी, भूमि की किस्म, इकसाख या दुसाख या फसलों का हाल, तालाब, कुएं, अरहट, गांवों की जातिवार घरों की संख्या और उनकी आबादी और कृषक आदि जातियों की स्थिति का विस्तृत वर्णन दिया है। यह ग्रंथ प्रादेशिक होने पर भी जोधपुर राज्य के इतिहास के लिए अत्यधिक महत्व का है। नैन्सी और अबुल फजल। मुंशी देवी प्रसाद ने नैन्सी को राजपुताने का अबुल फजल कहा है। अबुल फजल मुग़ल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक था। वह अकबर का प्रमुख दरबारी सलाहकार, मित्र, सेनानायक और साहित्यकार था। उसने अकबरनामा तथा आईने अकबरी नामक ग्रंथ लिखे, जिनके ऐतिहासिक महत्व को सभी विद्वान स्वीकार करते हैं। नैन्सी ने भी 2 ग्रंथ लिखे। अबुल फजल ने अपने समय की राजनीति, कूटनीति, प्रशासनिक व्यवस्था तथा सैनिक अभियानों में महत्वपूर्ण भाग लिया था। नैन्सी ने भी अपने राज्य तथा शासन की सेवा करते हुए इन गुणों का पूरा परिचय दिया। अबुल फजल अपने सम्राट अकबर के पुत्र सलीम के षड्यंत्र का शिकार बना और रास्ते में ही मारा गया। नैन्सी भी अपने मालिक के कोप का शिकार हुआ और मार्ग में ही मौत के घाट उतार दिया गया। इस प्रकार दोनों के व्यक्तित्व जीवन में काफ़ी समानताएं हैं। उपर्युक्त समानताओं के होते हुए भी दोनों के व्यक्तित्व तथा कृतित्व में बहुत अंतर भी है। अबुल फजल ने अकबर के आदेश से अपने ग्रंथों की रचना की और उसे मृत्यु पर्यंत अपने सम्राट का संरक्षण उपलब्ध रहा। उसे अपने ग्रंथों के लिए आवश्यक सामग्री तथा साधन एकत्र करने के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी। इसके विपरीत नैन्सी ने अपने इतिहास प्रेम एवं रुचि के कारण ऐसा किया। उसे अबुल फजल की भांति अपने स्वामी का संरक्षण भी प्राप्त न हो पाया। उसने अपने ग्रंथ के लिए आवश्यक सामग्री अपने ही व्यक्तित्व एवं प्रभाव से जुटाई थी। नैन्सी का ध्येय अपने शासक तथा शासकीय घराने का एकांगी अथवा प्रशंसात्मक वर्णन करना नहीं था। अबुल फजल ने अकबर की कमजोरियों तथा गलतियों पर पर्दा डालने का प्रयास किया, परंतु नैन्सी ने निष्पक्ष इतिहासकार की भांति अपने शासकों की कमजोरियों तथा अवगुणों का भी उल्लेख किया है। अबुल फजल ने कहीं पर यह नहीं लिखा कि उसने अपने ग्रंथ की रचना करने में जो महत्वपूर्ण सामग्री मिली वह किससे मिली। नैन्सी ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि उसने उदयपुर संबंधी सामग्री चारण आसिया गिरधर, चारण खेमराज, जाझण भीटू से प्राप्त की। आमेर के कछुआओं की वंशावली भाट राजपण से, बूंदी का वृतांत रामचंद्र जगनुयोत से प्राप्त किया। सिरोही के देवड़ा चौहानों का विवरण बाघेला राम सिंह से और बुंदेलों के बारे में चक्रसेन के संग्रह से जानकारी प्राप्त की। इसके अलावा नैन्सी ने अनेक बहुत से चारण भाटों, गाँवों के पटवारियों तथा कानूनगो आदि के से ऐतिहासिक वृतांत संग्रहित किया था।